अंधेरा छाया हुआ था। अंडोमान निकोबार के उस छोटे से गांव में एक ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ था जिसके बारे में किसी और को भनक तक नहीं थी। WWH वाले सोच रहे थे कि युद्ध 2 दिन बाद होगा। स्काउट टीम वाले सोच रहे थे कि युद्ध कल होगा, पर किसी को यह नहीं पता था कि युद्ध शुरू हो चुका है। प्लान फेल होने की वजह से ये सब कुछ हुआ और इसकी रिपोर्ट किसी को मिली तक नहीं थी। संजय हावी होता जा रहा था और संजय चाहता था कि ऐसा हो, वो मृग मित्रासुर उस पर हावी हो जाए। पता नहीं देखने में ऐसा क्यों लग रहा था कि 2 टूटी हुई चीज़ें आपस में कुछ यूं जुड़ना चाहती हैं कि कभी टूटी है, किसी को इसके बारे में पता ही ना चले। राजीव किसी तरह बचकर संजय से दूर भागा, पर वेदा की वो तलवार टूटने की वजह से सबके अंदर जीतने की उम्मीद भी टूट गई। पर एक चीज़ हुई, एक चीज़ ऐसे जिसने इस पूरे सिनेरियो को बदल कर रख दिया। वेदा ने जब तलवार संजय के गर्दन पर मारी, तलवार तो टूट गई, पर हल्का सा कट संजय के गले पर आ गया। आधे से ज़्यादा मृग मित्रासुर वो बन चुका था, इसलिए उसका जिस्म भी काफ़ी मजबूत हो चुका था। पर उसकी गर्दन पर हल्का सा कट लग गया, पर उस कट से खून नहीं निकल रहा था, बल्कि सोने का पानी जैसा कुछ, जैसे कि पिघला हुआ सोना, और वह ज़मीन पर गिरते ही सख्त हो गया, बिल्कुल प्योर। ये देखकर वेदा, राजीव, आर्यन, प्रिया और स्मृति बिल्कुल हैरान रह गए। ये कैसा चमत्कार है। पर वहीं संजय ने जब ये देखा तो उसकी आवाज़ भारी हुई, वो रोने लगा। और जब रोने लगा तो उसकी आंखों में से जो आंसू थे उसमें पानी नहीं था, बल्कि पिघला हुआ चांदी था, जो ज़मीन पर गिर गिर कर चांदी का रूप ले रहा था, प्योर चांदी। संजय जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से, जैसे उसे कुछ सहा नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा था उसे दर्द हो रहा है, पर यह दर्द जिस्मानी नहीं था। यह दर्द कुछ ऐसे घाव का दर्द था जो उसे बहुत सालों पहले मिला था। ऐसा दर्द जिसे वो सह नहीं पा रहा था। वो बदबदाना शुरू करता है, जैसे मंत्र पढ़ रहा हो। वेदा उसे चुप कराने के लिए भागते हैं, पर काफ़ी देर हो गई। संजय के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। अब संजय ना रहा, उसका रूप बदलने लगा। उसे असीम दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसका शरीर फूलने लगा, उसके सर से सींग निकलने लगे, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई, और वो जो सींग निकल रहे थे वो पूरे लाल रंग के थे, पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रूबी हो, वो भी प्योर फॉर्म में। नाखून उसके बड़े होने लगे, पर नाखून ऐसे जैसे कि डायमंड्स के बने हो। शरीर उसका पूरा फूल सा गया जैसे हाथी। वो अपने कद का 2 गुना हो गया। हाथ बड़े बड़े, चमड़ी मोटी सी, जैसे चर्बी अंदर भरी हो। उसकी आंखें नम थी। वेदा को ना जाने क्यों उसे देखकर तरस आने लगा, और वेदा सोचने लगे कि यह ऐसा क्यों दिख रहा है, जबकि जैसे कहानियों में बताया गया ये आक्रामक दिखता है, खतरनाक दिखता है, पर यहाँ पर तो ये कुछ अलग से ही दिख रहा है। खैर, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, बस वो रोर कर रहा था, पर उस रोर में भी उदासी भरी हुई थी। उदासी जैसे कोई अतीत का सदमा याद आ रहा उसे। खैर, लड़ाई कुछ पल के लिए रुकी थी, पर फिर से शुरू हो गई। प्रिया ने अब तक गांव वालों को किसी तरह हराकर उन्हें रस्सी से बांध दिया था, वो भी वो वाली रस्सी जो WWH से आर्यन को मिली थी। गांव वाले जैसे ही उसे तोड़ने की कोशिश करते, उन्हें जोर का झटका लगता। दूसरी तरफ आर्यन और राजीव ने मिलकर उन पहरेदारों को मार दिया था, और अब बस बचा था मृग मित्रासुर। वेदा अब तक उससे किसी तरह लड़ रहे थे। वो और ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, पर जैसे उसके शरीर पर घाव से बंधते पिघलता हुआ सोना निकलने लग जाता, उसे दर्द होता, और इससे वो और भी ज़्यादा रोता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द नहीं हो रहा, पर फिर भी वो रो रहा। वो रोर करता जा रहा था, कुछ कहना चाह रहा था, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर वहीं पर स्मृति ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो समझ पा रही है कि वो क्या कह रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब प्रिया, राजीव, आर्यन और वेदा ने उसे घेरा, और सब साथ में मिलकर उसे हराने लगे, उसे मारने लगे। वो सब वार करना शुरू कर देते। ज़मीन पर चांदी सोना बिखरने लग जाता है, जैसे जैसे कट लगता रहता है। वो चिल्लाता रहता। तभी स्मृति भी जोर से चिल्लाई और बोली, रुक जाइए, रुक जाइए, जिस पर सब रुके। स्मृति, ये तुम क्या कह रही हो?
यही मौका है हमारे पास, हम इसे हरा सकते हैं, आर्यन ने कहा, जिस पर स्मृति रोते हुए कहती, रुक जाओ, मत मारो उसे। हर कोई अपने नजरिए से दूसरे को बुरा बना देता, पर कभी उस नफरत के पीछे की वजह भी पता होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोई भी पैदा होते बुरा नहीं होता, पापी नहीं होता, कुछ तो उसके साथ हुआ होता है। ये सुनकर वेदा आगे आते हैं और कहते हैं, जानता हूं स्मृति, इंसानों ने इसके पुराने दोस्त एक हिरन को मारा था, इसलिए इसे इंसानों से नफरत हो गई थी। तब इसने प्रण लिया था कि सब इंसानों को मार देगा। यह सुन वो मृग मित्रासुर कुछ कहने लगा, पर वो सब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, यहां तक कि वेदा को भी। पर ना जाने कैसे स्मृति समझ पा रही थी। स्मृति उस मृग मित्रासुर की सारी बातों को सामने रख रही थी। उसका कहना है, इंसान पहले से मतलबी रहा, अपने हिसाब से इतिहास को बदल देता है। पूछो किससे पता चली ये कहानी? ये सब दस्तावेज इंसानों ने लिखे हैं, उस राज्य के राजा ने लिखे, जो पहले गरीब था और वो गरीब मरने वाले थे, और वही राज्य इस दुनिया का सबसे अमीर राज्य बन गया। वहाँ पर सिर्फ राजा ही अमीर नहीं था, प्रजा भी अमीर थी। पर कहानी उसकी किसी को भी नहीं पता। किसी ने भी नहीं लिखा कि उस राज्य की कहानी क्या थी, कैसे वो गरीब से अमीर हुए, उन्हें अमीर बनाने के लिए किसने बलिदान दिया, किसने सब कुछ सहा, और कैसे इंसान लालच में अपनी भावनाओं को भूल जाता है। असुर तो यूं ही बदनाम है, असलियत में असुर तो इंसान है। ये सुन सब एकदम से रुके और मृग मित्रासुर को देखने लगे। उसकी आंखों में उदासी थी, पर आर्यन इस चाल में फंसने वाला नहीं था। वो बोला, ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। अभी तो ये कह रहा था कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। इतना आक्रामक था ये, इतना खतरनाक। जब इसने देखा कि हमने इसे घेर लिया, अब इसे बचाने वाला कोई नहीं बचा, तो ये इमोशनल ड्रामा कर रहा है, सब ढोंग की कहानी है। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही स्मृति, हम तो उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रहे, तुम कैसे समझ रही हो? जिस पर स्मृति ने उस पेंडेंट को दिखाया जो आर्यन ने दिया था, जिसे आर्यन कह रहा था कि कोई शील्ड है, पर असल में वो कुछ और था। ये जैसे कुछ बोलता है, मुझे पेंडेंट में से आवाज़ आती है इंसानी भाषा में। शायद ये कोई शील्ड नहीं बल्कि ट्रांसलेटर है। आर्यन को यह सब बकवास कहानी लग रही थी, पर वेदा सारी बात को समझते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ मृग मित्रासुर, हम सब सुनना चाहते हैं। अगर ये पेंडेंट ट्रांसलेटर है तो हम सब भी सुन पाएंगे। स्मृति, तुम यहाँ पर आ जाओ ताकि हम सब भी सुन पाए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। हम सुनेंगे तुम्हारी बातों को। मृग मित्रासुर, क्या हो तुम, क्यों बने ये, और क्या है वो कहानी जो किसी भी दस्तावेज में नहीं है? स्मृति सबके पास आती है और मृग मित्रासुर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। ऐसी कहानी जो ना किसी दस्तावेज में थी, न किसी इंसान के मुंह में थी। ऐसी कहानी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, और शायद जिसको पता था वो दुनिया में बचा ही नहीं था।